भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को नए सिरे से शुरू करने के लिए एक बार बीच में आपके साथ हाजिर हूं। दरअसल मुद्दे बहुत हैं, मुद्दों पे बात होनी चाहिए, यह अक्सर मैं रोज कह रहा हूं, लेकिन हम जो बातचीत करेंगे जिस पर वो बात अलग है। लेकिन मैं सबसे पहले जो कहना चाहता हूं वो आपका एजेंडा, यानी आप जनता मास क्या सोचती है, मासेस के बीच में क्या बातचीत है और कौन से मुद्दे हैं, वो सबसे बड़ी बात। यानी आप अपना एजेंडा खुद तय करें और मुझे फोन करें। नंबर है 01204341 ये नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, नंबर है 01204341 इस पे आप हमें कॉल करें, अपनी बात कहें, अपना मुद्दा कहें और हमसे शेयर करें अपनी परेशानी या जो भी बात आप कहना चाहते हैं। इस वक्त मीडिया को भी लेकर भी आप अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो जरूर कहें मुझसे, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे पहले आपका तारुफ करा दें जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। प्रेम शुक्ला जी जो हैं वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आज हमारे साथ हमारे बीच में रहेंगे। सचिन सावंत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ बीच में रहेंगे। गजेंद्र चौहान जी अभिनेता हमारे साथ, वरिष्ठ कलाकार हमारे साथ बीच में रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी। शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से हमारे साथ बीच में रहेंगे। शेष नारायण जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अशोक वानखेड़े जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैंने कहा कि मैंने डिबेट का कुछ थोड़ा सा जो सुरूर है या डिबेट की जो थोड़ी सी लाइन है वो चेंज करने की इसलिए कोशिश की है, और ये मैं मानता हूं कि आपके क्वेश्चंस जो हैं, आपके जो सवाल हैं वो हमारे दिशा और दशा पर भी बहुत सारी कुछ रोशनी डालते हैं। इसलिए मैंने जर्नलिस्ट को बीच में लाकर एक नए तरीके से बातचीत शुरू की है कि आखिर हम कहां खड़े हैं। मुद्दा तो यह है कि ड्रग्स की बिरादरी, मस्तानी की हाजिरी। सवाल यह है कि ड्रग्स के लिए जो कुछ हो रहा है बॉलीवुड में, एनसीबी ने कल दीपिका पादुकोण को समन किया है। फिलहाल दीपिका गोवा में। तो पहला कॉलर जो है हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं हजारीबाग से हैं, राजेंद्र जी अपनी बात कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं गेस्ट की तरफ रुख करता हूं। जी राजेंद्र जी हजारीबाग से। हाँ ठीक है सर, न्यूज नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बोलिए बोलिए बोलिए। आज से साल सवाल भर पूछिए। पहले मोदी जी ने कैबिनेट में बुजुर्गों का हिफाजत का कानून पास किया था। क्या आज तक वो कानून लोकसभा में लाया गया कि पास नहीं किया, कि एकदम इसको गढ़ा में डाल दिया गया? मैं इसके संबंध में जानना चाहता हूँ कि बुजुर्गों से कोई मतलब है कि नहीं। ये कैबिनेट में पास हुआ था, क्यों नहीं इस बिल को पास किया जा रहा? सरल बिल पास किया जा रहा है और इस पर क्यों नहीं कोई बात उतारा? मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। ठीक है राजेंद्र जी, बुजुर्गों से मतलब नहीं है इन्हें। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सवाल है जो बीजेपी के प्रवक्ता के पास मैं रखना चाहता हूं, और इस संबंध में मैं भी जानकारी चाहना चाहता हूं कि हालांकि इसका क्या स्टेटस है, और अगर हो सके तो प्रेम शुक्ला जी इसके बारे में पता कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है इस शो में आप कोई ऐसी जानकारी, क्योंकि इसमें फोन लाइंस खुली होती हैं, बहुत सारी मुद्दे और बहुत सारी सूचनाओं के। अगर आपके पास प्रेम शुक्ला जी कोई जानकारी हो बुजुर्गों को लेकर और उनके बिल के स्टेटस को लेकर तो आप अभी बता सकते हैं, अन्यथा जानकारी लेने के बाद भी बता सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी रिपीट करेंगे क्या? मैं प्रश्न उनका सुन नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को लेकर आपकी, हाँ मैं बता देता हूं। उन्होंने ये कहा कि बुजुर्गों को लेकर आपने एक बिल कैबिनेट में पास किया था, वो क्यों नहीं पास हो रहा, या क्या उसका स्टेटस क्या है, और बुजुर्गों की स्थितियों के बारे में आप क्या कहना है, आपको स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, वरिष्ठों बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, बुजुर्गों को सारी सेवा मिलनी चाहिए, बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, और बुजुर्गों के संदर्भ में लगातार सरकार चिंतित है। बुजुर्गों के विधेयक के संदर्भ में मुझे विशेष जानकारी इस समय नहीं है, वो जानकारी बिल के संदर्भ में पूछा है उन्होंने, बिल के संदर्भ में पूछा है। अगर आप ब्रेक के बाद की जानकारी ले लेंगे तो बिल के स्टेटस के संदर्भ में फिलहाल जी बिल के संदर्भ में मेरे पास कोई जानकारी फिलहाल नहीं है, इसलिए पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप अगर ब्रेक के बाद स्टेटस ले लेंगे या मैं अपने स्टेटस से पता कराऊंगा, कि अगर पता कर देंगे तो फिर बेहतर होगा। मध्य प्रदेश से कॉलर है, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी जी पूछिए, कहिए बात अपनी। विपिन जी नमस्कार, मैं विपिन सागर से। सर मेरा एक प्रश्न था सर कि जो बॉलीवुड के चेहरे हैं और जो आजकल बाहर आ रहे हैं सर, मैं इसमें मीडिया को बहुत बहुत बोलना चाहूंगा सर कि ये लोग मतलब आप लोग
इसको बाहर ला रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल और कांग्रेस और खासकर कुछ बड़े बड़े जो कल जैसे आशुतोष जी थे वो बोल रहे थे मीडिया ट्रायल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर ये भी जरूरी है कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो क्या उनकी जो हकीकत सामने आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूंगा कि डिबेट रेगुलर चलती रहे, जब तक ये मुद्दा चलता है, जब तक ये जांच चल रही है, तब तक ये आप लोग भी इस पर छानबीन करते रहे और जानकारियां देते रहे सबको। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। आपका कहना है कि जब तक ये मुद्दा तब तक चलना चाहिए जब तक ये सारी जानकारियां नहीं आ रही हैं, और इसी पे बात है। अशोक वानखेड़े जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये बात भी कही जा रही है, लगातार कही जा रही है कि इस समय मौजूदा पत्रकारिता जो है वो कहीं मुद्दों से भटकी हुई है या मुद्दों से कहीं अलग है। सवाल तो है, आपने देखा कि बुजुर्गों से लेकर खेती किसानी से लेकर कोविड, और कोविड से लेकर बहुत दूर तक जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं और पे बात कर रहे हैं। ये सवाल है। अशोक वानखेड़े जी। बिल्कुल, मैं जहां तक पत्रकारिता का सवाल है, मुझे लगता है पत्रकारिता जो पत्रकारिता की सारोकार है, जो देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्याओं छोड़ के यदि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या जो भी हुआ है, उसके बाद से आज तक सुशांत सिंह राजपूत हुए, हत्या या आत्महत्या, उसके बाद राजनीति गरमाई, लोग आ गए, सीबीआई इंक्वायरी, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद वो ड्रग पेडलिंग, ड्रगिस्ट, ड्रग का कितना खेल है, बाहर के लोग कितने हैं, अंदर के लोग कितने हैं, नेपोटिज्म क्या हो रहा है, फिर उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट चालू हो गए, किसी एक्टर का घर तोड़ा गया तो उसके ऊपर सरकार घेरे में आ गई, किसी एक एक्ट्रेस के कहने पे सरकार उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रही है। ऐसी तमाम चीजें आई है, और मुझे लगता है कि मीडिया में भी जो रोल आज जो खास हुआ मुंबई में, वो शर्मनाक था कि पत्रकार आपस में लड़ लिए हैं, एक दूसरे को कॉलर पकड़ के एक दूसरे को मारा है। पत्रकारों ने कवरेज करने के लिए गए कि मैं अच्छा कवरेज करूं या आप अच्छा कवरेज करेंगे। ये तमाम ये बातें बताती है कि कहीं ना कहीं मीडिया चैनलों का प्रेशर है पत्रकारों पे भी कुछ अच्छा और एक्स्ट्रा खबर निकालने के लिए। ये सुपारी जर्नलिज्म भी जो चल रहा है, क्योंकि एक चैनल के 2 पत्रकारों ने जो इस्तीफे दिए और जो इस्तीफे मार्केट में आए हैं, उस इस्तीफे की जो भाषा है वो ये बताती है कि क्या आजकल पत्रकारों को ये बोला जाता है कि आपको सुबह टास्क दिया जाता है कि आप ये खबर निकाल के लाइए, वो खबर हो ना हो लेकिन आप ये वक्तव्य किसी के मुंह से निकाल के लाइए। ये बातें कहीं ना कहीं पत्रकारिता से मेरे हिसाब से तो कम से कम सारोकार नहीं लगती। मेरे वरिष्ठ यहाँ शेष नारायण जी बैठे हैं, हम उनको रोल मॉडल मानते हैं, वो भी इस पे ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है, कई इंपॉर्टेंट इश्यूज है इस देश में, बाढ़ है, किसानों के बिल को लेकर इतनी असमंजसता है, ये सारे तमाम चीजों होने के बाद भी आजकल ज्यादा फोकस जो है सुबह से शाम तक यदि यही रहता है कि रिया ने क्या खाया है, रिया ने दुपट्टा पहना कि नहीं पहना, अब कौन से गाड़ी से कौन उतरा है, उस गाड़ी का नंबर क्या है, जूते कौन से पहने हैं, कपड़े क्या पहने हैं। और सीबीआई और ईडी लगातार ये बात कर रही है कि हमने किसी को कोई जानकारी नहीं दी, हमारे हवाले से जो भी जानकारी को जो चला रहे हैं वो गलत चला रहे हैं। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एक मिस इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ कहे, एक बड़ा कैंपेन सा चल रहा है पूरे मीडिया में। ये मुझे लगता है कि वो पत्रकारिता नहीं है जिस पत्रकारिता के चलते हम इस प्रोफेशन में आए। राइट सर, मैं आता हूं शेष नारायण जी के आपके पास भी आता हूं, और मैं शरद प्रधान जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन फतेहपुर उत्तर प्रदेश से तनुज जी हैं, कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, देन मैं मुखातिब होता हूं। जी तनुज जी, बात करिए जल्दी से। सर मेरा सवाल गजेंद्र जी से है। जी बोलिए सवाल तो सर मेरा सवाल गजेंद्र जी से है। सर मेरा सवाल गजेंद्र जी से है। सर सवाल बोलिए, सवाल पूछो भाई, सवाल पूछो तनुज जी, सवाल पूछो। सर सारे धर्मों के देवी देवताओं के ऊपर क्या कहते हैं फिल्में और सीरियल बन चुके हैं। सर सारे देवताओं के ऊपर जो है फिल्में और सीरियल बन चुके हैं, क्या मोहम्मद साहब के बारे में भी कोई सीरियल या फिल्म बनेगी? देखिए सिनेमा जो होता है ना भाई, वो समाज का दर्पण होता है। सर गजेंद्र जी प्लीज सर देखिए सर, प्रोग्राम जरूर है, ओपन फोरम है, और ओपन फोरम में कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है तनुज जी, वो मैं आपको क्लियर करता हूं, फतेहपुर से आप बोले, इस प्रोग्राम की वलगाएं मतलब समझते हैं ना, इसकी जो सारथी हूं मैं,
इसकी वल्गाएं मेरे हाथ में, मैं घोड़े को कितना छोड़ूंगा, कितना रखूंगा, ये मेरे ऊपर है। आपको मैंने मौका दिया था, आपको ये पूछने का अख्तियार हो रखा कि आप अपने बारे में या तमाम सारे जो आसपास चीजें देख रहे हैं उस पर सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल को छोड़ता हूं और गजेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं और आप सवाल का जवाब ये दें कि कमलनाथ जी कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, सुशांत को ना तो मैं जानता, ना मैंने नाम सुना था, ना रिया को जानता, पहले आत्महत्या है, अब ड्रग्स का लिया है, अब सब बिहार के चुनाव के लिए हो रहा है। गजेंद्र चौहान जी, इस सवाल के इस सवाल से हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं। जी कमलनाथ जी का यह बयान है, देखिए जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, हर पॉलिटिशियन की अपनी सोच होती है, वो किस बात को किस तरीके से पेश करता है ये उसके ऊपर है। मैं अशोक वानखेड़े जी से बहुत सहमत हूँ कि आज मीडिया में जो जगह इस एक मैटर को दी जा रही है वो मुझे लगता है कि वो तरीका गलत है। देश में समस्याएं बहुत हैं, आप इस मैटर को रखिए, लेकिन सुबह से शाम तक जो दिखाया जा रहा है ऐसा लगता है कि देश में बॉलीवुड के अलावा और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं मानता हूं कि चुनिंदा लोग हैं बॉलीवुड में, एक कल्चर चेंज हुआ है एक्चुअली। अगर मेरे 40 वर्षों का मैं रिकॉर्ड देखूं तो ये 10-12 सालों में जो कल्चर चेंज हुआ है बॉलीवुड के अंदर, ये उसका अफेक्ट है। कभी जब पहले पार्टीज हुआ करती थी तो खाने की बात हुआ करती थी कि खाना क्या बनेगा, उसके बाद में शराब उसमें इंक्लूड हुई, वहां तक भी सीमित ठीक था। लेकिन जो पिछले 8-10 साल में ड्रग कल्चर आ गया है और चुनिंदा लोगों ने इसको एक माध्यम बना लिया है ग्रुपिज्म बनाने का, फेवरिज्म करने का, वो जो है बहुत नुकसानदायक हो रहा है। वो नए टैलेंट को लेकर बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जिसको हमने नेपोटिज्म का नाम भी दिया था। नेपोटिज्म इतना गलत नहीं है जितना फेवरिज्म और गैंगिज्म यहाँ काम कर रहा है, उससे न्यू टैलेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह से ये ड्रग कल्चर आया है और इसके ऊपर जांच एजेंसीज काम कर रही है, मैं जांच एजेंसीज को और मीडिया को बधाई देता हूं, लेकिन मीडिया में जो इसको स्पेस दिया जा रहा है वो कुछ हद से ज्यादा दिया जा रहा है। इतनी आवश्यकता नहीं थी। देश में बहुत सारी समस्याएं, उनकी तरफ भी मीडिया को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कौसर अली जी हैं, बनारस से हैं, वो बात कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं आता हूं शरद प्रधान जी आपके पास। कौसर अली जी बनारस से। हाँ पटेल जी, वाराणसी से कौसर अली जी। हाँ पटेल जी, हम ये कहते हैं आदाब, बोलिए। कि बनारस का प्रमुख उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पहले फ्लैट रेट पर बिजली मिलती रही, अब वो व्यवस्था खत्म हो गई है। हम ये कहना चाह रहे हैं प्रदेश सरकार से, यूपी सरकार से, कि वो पुरानी व्यवस्था फिर बहाल करे। तो बिजली मिल ही नहीं रही है आपको, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कौसर साहब? जी कौसर साहब का फोन कट गया, लेकिन मैं सीधे शरद प्रधान जी आपके पास आना चाहता हूं। जो बात आप गजेंद्र जी ने कही, और गजेंद्र जी ने जो बात कही वो ये कही कि मीडिया का रोल जो है उसको, उसके ऊपर उन्होंने तो बात रखी। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि जिस तरह से 40 साल में एक ड्रग की बात आई, लेकिन उसके बावजूद मीडिया का जो रोल है इस वक्त वो बहुत कंफ्यूजिंग है और तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसकी तरफ नहीं, सिर्फ एक ही चीज को हाईलाइट किया जा रहा है और उसी पे डिबेट्स हो रही है, उसी पे सारी चीजें केंद्रित हैं। कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता इसके बाद। देखिए ऐसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मुद्दा हो गया है, बना दिया गया है मीडिया द्वारा, ये किसी पर्पस से बनाया गया है और कोई ना कोई, क्योंकि ये पत्रकारिता तो कतई नहीं है, किसी सूरत में पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार का काम होता था एक वॉचडॉग का, कि कोई जहां गलत चीज हो रही है उसको आप दिखाइए। पार्टी बनना कभी भी पत्रकार का काम नहीं। क्राइम पहले भी होते थे, क्राइम अभी भी हो रहे हैं और मीडिया के जरिए से बहुत से क्राइम्स हाईलाइट होते हैं, लेकिन अगर किसी एक ही चीज पे उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके और वन साइडेड हो जाए मीडिया, तो ये तो इससे ज्यादा शर्मनाक काम हो नहीं सकती। ये गुलामी हो सकती है, चाटुकारिता हो सकती है, किसी पार्टी के एजेंट का काम हो सकता है, लेकिन ये पत्रकारिता बिल्कुल नहीं है और इससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं हो सकती। मुझे तो ताज्जुब है कि जिस तरीके से वो पूरा कैंपेन चल रहा है और पहले ही डिक्लेयर कर दिया, अरे भाई यार ट्रायल हो रहा है, हो जाने दो। आपने एक दफे दिखा दिया, 2 दफे दिखा दिया, सुबह से शाम तक अगर आप एक दिखा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ एंकर्स, पर्टिकुलरली टीवी जर्नलिज्म में हो रहा है, प्रिंट में गनीमत है अभी कुछ बचा हुआ है, ये टीवी जर्नलिज्म में तो कुछ एंकर्स ऐसे हैं कि वो जब वो एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग कहूँगा मैं, जब वो एज एंकरिंग करते करते वो एक्टिंग करने लगते हैं, तो कुछ लोगों के बारे में तो डाउट होने लगा कि ये खुद भी ड्रग के इफेक्ट में है क्या, क्योंकि नॉर्मल आदमी वैसे नहीं कर सकता।
कि अब आप ये पूरा ड्रामा करके आप बोलिए, मेलो ड्रामा करके बोलिए, तो ये तभी मुमकिन है कि आप खुद भी ड्रग्स ले रहे हैं। और ये ड्रग्स वो वाली नहीं जिसका आप डिस्कशन कर रहे हैं। मजे की बात है कि यहाँ जो ड्रग्स कहा जाता है वो उसका नाम लेते हैं जो गांजा और चरस, जो कि बहुत सी कंट्रीज में धीमे धीमे मैरिजुआना और ये कैनबिस जो है लीगलाइज हो रहा है। और जो असली ड्रग्स हैं, मुझे तो लगता है कभी कभी कि वो जो ड्रग माफिया जिसे ड्रग्स कहना चाहिए जो सही माने में, उसका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि नार्को टेररिज्म की बात होने लगी है। क्या लिमिट है। और अच्छा, स्पेशली अगर पत्रकार एक जो मैंने कहा ना वॉचडॉग का काम, तो वॉचडॉग का काम यूजुअली तब होता है कि आप सरकार जो भी पावर में हो, ये रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो अगर गलत चीज कर रही है तो आप उसको हाईलाइट करें, वो पहला फर्ज है आपका। नहीं तो सर एक बात बताइए सर, अगर बताइए अगर ड्रग्स ली जा रही हैं, ड्रग्स अगर ली जा रही हैं और पत्रकार टेलीविजन के रिपोर्टर्स टेलीविजन के पत्रकार इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इज दिस बैड? ये गलत है क्या? ये नहीं करना चाहिए क्या? ये गलत इसलिए है क्योंकि आप वन साइडेड दिखा रहे हैं, आप एक ही तरफ की बात कर रहे हैं। आप ऐसा कर रहे हैं जैसे कि अरे किसको नहीं मालूम है कि जहां तक ये ड्रग्स, माइल्ड ड्रग्स और हेवी ड्रग्स का सवाल है, किसको नहीं पता है? कौन सी खबर है ये? किसको नहीं पता है कि बुरी तरह यूज में, और आज से नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये 70s से चला आ रहा है। 70s, तब एक पिक्चर भी बनी थी हरे राम हरे कृष्णा, उसमें ये दिखलाया गया था। और ये ऐसा दिखलाना जैसे कि सडनली पता नहीं क्या हो गया है। प्रेम शुक्ला जी, ऑफकोर्स मैं आया आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी जी। अब मुझे लगता है पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकार खुद भी पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस प्रश्न का उत्तर देना मेरा दायित्व नहीं है, लेकिन पत्रकार रहा हूं इसलिए मैं इस विषय पर बोलूंगा। देखिए, एक जमाना हुआ करता था फिल्मों में, केएल सहगल का जमाना था। बाद में जब मुकेश और रफी आए तो लोग कहते थे अरे सहगल साहब कितना अच्छा गाते थे, मुकेश रफी अच्छा नहीं गाते। फिर किशोर कुमार आए, मुझे याद है कि मेरे दादाजी जो हैं वो किशोर कुमार को नापसंद करते थे। फिर किशोर कुमार चले गए, फिर पीढ़ी आई कुमार सानू वाली, और उसके बाद हनी सिंह जैसी वाली पीढ़ी आ गई, दलेर मेहंदी वाली पीढ़ी आ गई। और हर जो नई पुरानी पीढ़ी होती है वो नई पीढ़ी को कोसती एक चीज़। दूसरी चीज़ इसी तरह पत्रकारिता में भी, मुझे याद है 90 के दशक में जब टैबलॉइड पत्रकारिता आई तो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के साथ मुझे काम करने का अवसर था। वो टैबलॉइड पत्रकारिता को लंगोटी पत्रकारिता कहते थे। आज टैबलॉइड पत्रकारिता के आगे वाली पत्रकारिता हो रही है। हर युग का फैशन होता है, हर युग की पत्रकारिता। जो लोगों को आज आपत्ति है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, क्या जेसिका लाल वाले मामले में यही लोग क्या एक तरफा पत्रकारिता का आरोप नहीं लग सकता था? नहीं अशोक, ये तो बात सही है प्रेम जी, मेरी बात पे पूरी तो बात सही है प्रेम जी। प्रेम जी, मैं टोक नहीं रहा, मैं टोक नहीं रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये तो बात सही है, लेकिन अशोक वानखेड़े थे जो बात कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, वो कौन सी पत्रकारिता है जिसको आज वो कह रहे, आज कोट कर रहे थे नहीं उस जो होने लगा? नहीं, मैं कह रहा हूं वो कौन सी पत्रकारिता? ये तो नहीं, हर वही मैंने कहा ना। अब आप जो है रैप जो रैप सॉन्ग होता है या पॉप सॉन्ग होता है, उसको क्लासिकल वाला कहेगा ये कौन सा गाना होता है जी, अरे ये कौन सा संगीत है? तो उस पर मतलब मैं ये कहूं कि मेरे हाथ में कलम है, और मैं ये कहूं कि मेरे हाथ में ये कलम है जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं ये मेरे हाथ में कलम है। ऑफ कोर्स अशोक जी, आई एम कमिंग। अशोक जी, मेरे हाथ में ये कलम है जी। अशोक जी ने मेरे हाथ में ये कलम पकड़ाई है। अशोक जी, शरद प्रधान और जिन्होंने जो मुझे कलम पकड़ाई है, मेरे हाथ में मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आगे कलम पकड़नी है। 10 सेकंड और दे दीजिए, मेरी बात पूरी कर लूं। 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए। देखिए, शरद प्रधान जी, शेष नारायण जी, अशोक जी, वो जहां से खड़े होकर पत्रकारिता को देख रहे हैं, उस पत्रकारिता में, आज की पत्रकारिता में दोष दिखाई देगा। लेकिन आज का जो पत्रकार है, अगर उसकी पत्रकारिता में दोष होगा तो उसकी पत्रकारिता की साख स्थापित नहीं होने पाएगी। ये निश्चित समझें। लोगों के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। आप टेलीविजन पर कुछ दिखा रहे हैं, लोगों को नहीं पसंद आएगा, वो दूसरे चैनल पर चला जाएगा, सर्फिंग करने का उसके पास अधिकार है। आप अखबार में कोई समाचार छापेंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा, दूसरा समाचार पत्र खरीद लेगा, उसके पास विकल्प है। तो इसलिए जो है सारा दोष श्रोता और दर्शक भी तो देख रहे हैं ना साहब। अगर श्रोता दर्शक देखेंगे ही नहीं, आप अपने कार्यक्रम का फॉर्मेट चेंज कर देंगे कि नहीं चेंज कर देंगे? तो मुझे लगता है पत्रकारिता के मूल्यों पर विशद चर्चा की जा सकती है, लेकिन हर दौर का, हर युग का अपना दौर होता है, और ये दौर है। इस दौर में वानखेड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं, सावन जी आ रहा हूं मैं आपके पास। अशोक वानखेड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 मिनट में बात कहना चाहूंगा। मायापुरी नाम की मैगजीन आती है, मायापुरी नाम की एक मैगजीन आती है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है।
मनोहर कहानियां बड़े बड़े अच्छे अखबारों से ज्यादा सर्कुलेशन था। मायना अखबारों ने मनोहर कहानियां में तब्दील होना ये नहीं है। अखबार या मीडिया का एक रोल है। यदि आज हम आपके टेक्नोलॉजी बदल सकती है, प्रेजेंटेशन के तरीके बदल सकते हैं, पत्रकारिता का आत्मा नहीं बदल सकती। आज जिस सामना में आप बात कर सकते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो सकता है, उसका फॉन्ट चेंज हो सकता है, लेकिन सामना भी कल माँ बहन की गालियां लिखना शुरू कर दे क्योंकि अब ये भाषा चलन की है, ये नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको पत्रकारिता के मूल्यों को जपना पड़ेगा। आप कहीं से भी बताइए, रामायण पहले भी बनती थी, रामायण आज भी बनती है, रामायण और 100 साल बाद भी बनेगी, लेकिन उसमें राम कभी भी बेल बॉटम और जीन्स पहन के जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। कभी भी रावण गन, मशीन गन लेके दिखाई नहीं देंगे। आप रावण तभी वैसा ही दिखाई देगा जो पहले था। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, विषय नहीं बदल सकते। किसानों की आत्महत्या पहले भी होती थी, आज भी होगी, आगे भी हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों की आत्महत्या आप भूल जाइए। आज यदि बॉलीवुड ज्यादा बिकता है, इसका मायने ये नहीं है कि क्रिकेट ज्यादा बिकता है, इसका मायने ये नहीं कि सुबह से शाम तक आप आईपीएल दिखाइए, फिर आप अखबार चलाइए मत, स्पोर्ट्स चैनल ही चलाइए। आप यदि बहुत अच्छी बात कही। सास बहू और साजिद जैसे कार्यक्रम की टीआरपी ज्यादा आती है या सनसनी जैसे कार्यक्रम की टीआरपी ज्यादा आती है, तो क्या प्राइम टाइम में एंकर भी सनसनी की बात करेगा? क्या नरेंद्र मोदी भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी भाषण करते थे, नरेंद्र मोदी भी भाषण करते, तो क्या नरेंद्र मोदी टपोरी लैंग्वेज यूज करते? आज भी वही भाषा यूज करते हैं जो पुराने हमारे प्रधानमंत्री यूज करते थे। भाषा की शैली बदल सकती है, आक्रामकता बदल सकती है, लेकिन भाषा नहीं बदलती। भाषा ये नहीं बदलती। कभी भी नरेंद्र मोदी, आज भी लोग कहते हैं कि चाइना का नाम क्यों नहीं लेते? अरे एक देश का प्रधानमंत्री है वो, ऐसे नहीं नाम दिया जा सकता। लेकिन क्या कल नरेंद्र मोदी ने मां बहन करके चाइना को गाली दी और पाकिस्तान को गाली दी, तो आप ये कहोगे कि समाज बदल गया इसलिए प्रधानमंत्री बदल गए? ये नहीं होता। पत्रकारिता में भी ये है। मैं कहीं से भी पत्रकारिता देखूं, आप भी पत्रकारिता देख सकते हो, लेकिन ये पत्रकारिता नहीं है। कोई एंकर लोगों को कोऑर्डिनेट करके बताता है, एंकर धमकी नहीं देता, एंकर ये नहीं कहता कि तेरी सरकार मैं गिराऊंगा, तेरी सरकार गिर रही है, सुन रहा है कि नहीं तू? ये छिछुरापन है, ये पत्रकारिता नहीं है, ये आज की पत्रकारिता नहीं है। मैं इसको नहीं मानता। प्रेम शुक्ला जी, आप मान सकते हो, मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यही आक्रामकता किसानों का आत्महत्या पे होनी चाहिए। राइट सर, एक कॉलर है। राइट सर, कॉलर एक है, कॉलर अपनी बात करें। सावंत जी मैं आ रहा हूं और शेष नारायण जी हैं, ब्रेक में पहले दोनों लोगों से बात करेंगे। जी कॉलर एक है, अपनी बात करना चाहते हैं जी, प्लीज। जी मैं शिवम कानपुर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है, तो मेरे को मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी से, बीजेपी के। ये सब हम लोगों को पता है कि मोदी जी सारे डिसीजन अच्छे लेते हैं, हम उनको बहुत चाहते हैं, उनके सारे डिसीजन बहुत अच्छे हैं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय आज है तो वो है मेन जॉब्स को, गवर्नमेंट जॉब्स को लेके, और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत हम जनरल कैटेगरी वालों को है। अगर ये जॉब्स आती भी हैं तो उसमें वैकेंसी कम क्यों आ रही है, पहले की तरह ज्यादा नहीं आ रही है? तो इस मुद्दे को सॉल्व करिए। जैसे मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वैसे मैं मतलब सजेशन देना चाहता हूं कि वो हम लोग से भी एक बार बात करें। हम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं उसमें कि इसको कैसे, आप वैकेंसी को कैसे क्या करना है। वैसे हमें पता है, हमसे भी बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, लेकिन ये जॉब्स को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पत्रकारिता में मैं जब भी टीवी खोलता हूँ सिर्फ बॉलीवुड, लेकिन मेरे जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब जो हम लोगों की भी, किसान का चलता है, सबका चलता है, लेकिन हम युवाओं का मतलब ध्यान दीजिए सर। आप लोगों से ही हम लोगों की आशा है, तो प्लीज मेरी बात रखिए और मेरी बात पूरी मतलब पीएमओ तक और मोदी जी और भाजपा तक पहुंचाइए। प्लीज नहीं, नैरेटिव आप बदल देंगे। आपके हाथ में आईना है शिवम, आपके हाथ में आईना है। मुझे आप दिखा रहे हो, मुझे अपनी तस्वीर नजर आ रही है। बड़ी थोड़ी सी तस्वीर ऐसी जरूर है जिसमें मुझे लग रहा है जिस तरफ वानखेड़े जी बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो वही चीज कह रहे थे। मैं आ रहा हूं सावंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी सावंत जी, कमलनाथ जी ने कहा सुशांत को ना तो मैं जानता था, ना मैंने सुना, ना रिया को जानता था, ना पहले कहा आत्महत्या है, अब ड्रग्स पर ले आए हैं। सब कुछ बिहार चुनाव के लिए हो रहा है। सावंत जी। सावंत जी, सचिन जी आवाज आ रही है आपको? सचिन जी का ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से, उनका ऑडियो कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। सर मैं शेष नारायण जी आपके पास आ जाता हूं। अशोक वानखेड़े जी ने तो बात कह दी, बहुत स्पष्ट रूप से बात कही, और कानपुर के कॉलर ने भी अपनी बात कह दी। अशोक जी सचिन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। शेष नारायण जी, देखिए पत्रकारिता जो है वो एक
अलग अलग पत्रकारिता होती है। हम लोग जो हैं, मैं, अशोक और शरद प्रधान, हम लोग जिस पत्रकारिता पे गुस्सा हैं वो टपोरी काट डालेंगे, तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, तुमको खड़े नहीं होने देंगे, तुमको सांस नहीं लेने देंगे, वो वाली पत्रकारिता ठीक है, इग्नोर करो उसको। लेकिन दुर्भाग्य देश का है कि वही पत्रकारिता नंबर 1 पे जाती है। ऐसा क्यों है? जाहिर है कि हमसे कहीं गलती हुई है। हमने पत्रकारिता के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड हैं, हमने, हमारे पुरखों ने, हमारे पहले वालों ने भी, हमने उस पर कॉम्प्रोमाइज किया है, इसमें दो राय नहीं। हम जानते हैं, अशोक भी जानते हैं, शरद भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी पीढ़ी के, हमारी पहले वाली पीढ़ी के तमाम लोगों ने पत्रकारिता के मानदंडों पे समझौते किए हैं, और उन समझौतों की वजह से सरकारों के, पॉलिटिकल पार्टियों के मुंह में खून लग गया था, पीछे भी और आज भी। तो आज स्थिति यह है, एक व्यक्तिगत घटना बता दूं मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और अखबार में कॉलम में मेरे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ खबरें होती थी। हमारे कजिन ने, जो पुलिस के बहुत बड़े अफसर थे, उन्होंने कहा भैया संभल के लिखो, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी सरकार, लेकिन तुम्हारे घर में ये गधे का हाल नजवा देंगे। तो इसलिए ये जो कल्चर आया है कि जो सत्ताधीश है वो अपनी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करता, तो बात वहां से शुरू होती है। अब वो पत्रकार जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिनसे हम लोग बहुत परेशान हैं, वो तो फेवरेट बने हुए हैं सत्ता के, और अलग अलग तरह के, अलग अलग ब्रांड के। तो मेरा ख्याल है कि चाकर पत्रकारिता जो है उसके खिलाफ हम हैं। जाकर पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। इश्यूज जो हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, वो जनता तक आने चाहिए। तमाम सर, किसी ने बात कही किसी ने मुझसे बात कही कि आप सर शेषनारायण जी, मैं बात आपकी रख रहा हूं, बड़ी बात कर रहा हूं, बोले एक आपकी इजाजत के साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। किसी ने मुझसे कहा कि ये बात आज आप कर रहे हैं, आपको किसी पत्रकार या पत्रकारिता की शैली या उसका अंदाज या बोलने के तरीके पे आज आपको बड़ा एतराज हो रहा है, लेकिन आपको 2014 से पहले की चीजों पे ध्यान नहीं जाता। नहीं, अरे सुनो 2010 या 2009 में मैं आ रहा हूँ, आप कमिंग सर, मैं आज आप मुझे मालूम था आप बोलेंगे सर। अशोक जी का प्रतीक करी आ रही है कि वो ड्रग्स में है, एक्टिंग करते हैं, उनको हम लोगों ने ये कहा कि 1 मैन अपोजिशन है, और हैट्स ऑफ, अशोक को याद होगा, शरद को भी याद होगा, हम लोग उनको बिल्कुल सही 1 मैन अपोजिशन हम कहते थे, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टियां थी उनको बोलना ही नहीं आता था, तो इसलिए वो नहीं है। हम तो हमेशा कसाई की तरह, कबीरदास की तरह, हम लोग तो अपनी लाठी लिए खड़े हैं। हमारे ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो उससे मुंह पे गिरेगा। राइट सर, मैं आया बिल्कुल आया, लेकिन एक कॉलर है सुनील कुमार सीतामढ़ी बिहार से। जी सुनील जी राइट सर, मैं आ रहा हूं। सुनील जी सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए सुनील जी। हाँ प्रतीक भैया बोलिए सर, सुनील जी बोलिए। हाँ प्रतीक भैया नमस्कार, और सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सुनील जी बोलिए। सर, आज अगर कोई व्यक्ति अपनी राय रखता है तो कांग्रेस वाले को या जो भी विपक्षी पार्टी है उसको ऐसा क्यों लगता है कि ये बीजेपी का आदमी है? अगर आपके पैनलिस्ट में अगर कोई फौजी आकर अगर अपनी बात रखता है तो फौजी को भी वो बीजेपी का पिट्ठू बता देते हैं। ऐसा क्यों होता है आज? मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगा, वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये है बड़ी सच बात, लेकिन इसकी उल्टी वाली भी बात सही है कि अगर थोड़ा सा विरोध बोल दो तो ये बात बहुत दूर तक चली जाती है। ये दोनों तरफ से सही है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगा, क्योंकि ये जनता का मंच है, जनता का अपने सवाल है और जनता सीधे सवाल पूछती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये सवाल, यही जो आपने पूछा है, मैं उनके पास रखूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिर ये मुद्दा है या नहीं, और अगर बॉलीवुड से सफाई हो रही है तो उसमें परेशानी क्यों है, और बिहार चुनाव उनको वहां पे क्यों दिख रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर हुआ। पहले नहीं पूछ पाए थे, इससे कॉलर को आप बाद में। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को सीधे मुखातिब होंगे, वो कहना चाहेंगे। जी सचिन सावंत, माफी के साथ मैं आपके पास आता हूं। सचिन सावंत,
देखिए, मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी नाम नहीं जानता जिनका कॉल आया था और उन्होंने कुछ सवाल कांग्रेस से पूछे, मैं तो समझता हूं कि गए 6 साल से सभी सवाल विपक्ष से ही पूछे जा रहे हैं, सत्ताधारी से तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर हम जवाब जरूर देना चाहेंगे। और जिन्होंने उनका जो कहना था कि फौजी वो भी रहेगा, तो भी हम लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता बन के आया हुआ है, ऐसा अगर आक्षेप होता है तो ये निश्चित तौर पर किस चैनल के साथ आप बैठे हैं चर्चा में, किस एंकर के साथ बैठे हैं, इस पे भी बहुत सारा मायने रखता है। बहुत सारे मुखौटे बदल के आरएसएस की विचारधारा के लोग आए हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और एक ही तरीके से आपकी सोच को बदला जाए, इसकी कोशिश बाकायदा चलती रहती है। और जहां तक देखिए, मतलब इसी के बारे में मैं अगर कह जाऊं कि ये अभी जो केस हुआ है, गए 3-4 महीनों से ये जो फ्रॉड देश की जनता के साथ किया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे 3 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। और मैं इतना भी जरूर कहना चाहूंगा कि वही फ्रॉड बाकायदा पत्रकारों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि अब ये टीआरपी की होड़ में क्या टीआरपी भी सही दिशा दिखा रही है, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस चैनल की बात कर रहे हैं कि जहां वो ये सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में चर्चा होती है, वो उसका टीआरपी बहुत ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो बाकी जो चैनल जो पीछे होते हैं वो भी वही दिशा में चलने लगते हैं। यह एक तरीके का मायाजाल तैयार किया गया है। दूसरी ओर आप पत्रकारिता का दूसरा अंग है, प्रेस मीडिया को देखें, एक जगह पे डंडा लेके बैठी हुई है सरकार और दूसरी जगह पे आपको इश्तिहार यानी देने के लिए आपके हाथ में रखा एक ऑप्शन दिया है आपको कि क्या आपके ऊपर कार्रवाई हो या आपको कुछ ना कुछ उसका मुआवजा मिले। तो इस तरीके के द्वंद्व में पत्रकारिता फंसी हुई है। और मैं इसलिए अभी ये केस के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, जो सवाल मुंबई पुलिस से पूछे गए, क्या वो सवाल अभी सीबीआई, ईडी या एनसीबी से पूछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? जो चर्चाएं हो रही है, अगर आप देखा जाए तो ये 3-4 महीने से क्या चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे एक राजनीतिक अवसर तैयार हो जाता है कि जिसमें 3 मुख्य उद्देश्य के साध्य होते हैं। पहला उद्देश्य है कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों में जिस तरह से सरकार फंसी हुई है, जिस तरह से सरकार की विफलता है, उससे ध्यान बटाया जाए, बिहार चुनाव में उसका उपयोग किया जाए। तीसरा, महाराष्ट्र जो विपक्ष की सरकार है उनको अस्थिर करने की परिस्थितियां बार बार की जाती है, तो बदनाम करने की कोशिश इससे साध्य हो सकती है। इसी वजह से मुंबई पुलिस को बदनाम किया गया, बार बार अलग अलग एंगल दिखाया गया। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जहां से ये शुरू हुआ कि नेपोटिज्म से शुरू हुआ, फिर मर्डर मिस्ट्री आया या अभी ड्रग एंगल आया, ये नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो जो एनसीबी है, इसका ऑफिस, इसका दफ्तर बाकायदा सालों से मुंबई में है, बॉलीवुड सालों से मुंबई में है। तो अब तक पहले बार इसमें बारे में क्यों चर्चा नहीं हुई? बॉलीवुड के बारे में एक भी बार उन्होंने कदम क्यों नहीं उठाए? दूसरी ओर फडणवीस जी की सरकार 5 साल यहाँ थी, बॉलीवुड के अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई नहीं की। एक मिनट प्रतीक जी, मेरी बात खत्म करने दीजिए। मैं इतना आपको समझाना चाहता हूँ, जनता को भी समझाना चाहता हूँ कि देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में ईडी आई, सीबीआई आई, ऐसी एक पहली केस होगी कि जो तीनों यंत्रणा इसमें आई, लेकिन एनसीबी को ईडी ने लाया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक ड्रग एंगल निकलता है, इसकी जांच आप करें। तो उसके बारे में एक एफआईआर दर्ज एनसीबी ने की 15/2020, और जिसके तहत उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद में 59 ग्राम गांजा कहीं मिला हुआ ऐसा दिखाया, और उसके बाद में जो भी अरेस्ट हो रहे हैं उसके तहत हो रही है, जिसका सुशांत सिंह राजपूत से केस से दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं। लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। भैया, उसके लिए क्या किया आपने? ईडी क्यों चुप है? ईडी ने कोई अरेस्ट नहीं किया है। सुशांत सिंह के मृत्यु में अगर सही मायने में अरेस्ट किसने करना चाहिए तो सीबीआई ने करना चाहिए, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। एनसीबी कार्रवाई कर रही है, उसको दिखा रहे हैं कि सही मायने में कार्रवाई हुई। अब दूसरी ओर कर्नाटक में इतना बड़ा सैंडलवुड का ड्रग रैकेट मिला है, 1300 किलो गांजा एक भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत चौहान नाम के वर्कर के पास मिला है। इसके बारे में पूरे देश भर में चर्चा नहीं हुई। उधर सैंडलवुड ड्रग रैकेट में वहां एक जो प्रमुख आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी की स्टार कैंपेनर है रागिनी द्विवेदी। उसमें जो 12 लोग पकड़े गए, उसमें एक आदित्य अल्वा नाम का व्यक्ति है जो विवेक ओबेरॉय का साला है, सगा साला है। और विवेक ओबेरॉय कौन है? जो नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक बनाता है, जो प्रोड्यूसर है उनका, उसके साथ 177 करोड़ का एमओयू किया जाता है। इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। तो ये दिशा जाना था सचिन जी, शेषनारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शेषनारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूं कि ये सारी जो बातें ये मान्यवर बता रहे हैं, सारी तो पब्लिक डोमेन में है। और अगर पूरी का माहौल है जिसको सब स्वीकार हो रही है और टीआरपी बढ़ा रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इस बात को वंस फॉर ऑल साफ कर देने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ किसकी भैंस खोल ले रहा भाई? वो तो उसको कर्तव्य पीछे नहीं किया, गलती की, करना चाहिए था, नहीं किया, आज कर रहा है तो करने दो, उसमें क्या दिक्कत है?
अगर नशाखोरी है और ये फिल्मी लोग हीरो के तौर पे यंग लोगों जनरेशन के हीरो होते हैं और जो बहुत बड़े बड़े नाम अगर ये सब नशे के चपेट में हैं, तब तो देश का क्या होगा? सारे रोल मॉडल्स नशाखोर हैं तो बच्चों का क्या होगा? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको पकड़ के मायापुरी से कोई बीजेपी जरा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मुझे राइट साहब, मैं गजेंद्र जी के पास, गजेंद्र चौहान जी के पास सर मैं आ रहा हूँ। सर डिबेट ओपन है सर डिबेट ओपन है। प्रतीक जी मैं राइट सर जी, शरद प्रधान जी सर आपको सर आ रहा हूं मैं। अच्छा जी शरद प्रधान जी। हाँ, मेरी बड़ी देर से लाइन कटी हुई थी, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ देर पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने, अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उनकी बात सुन करके, क्योंकि बीजेपी जैसी वैल्यू बेस्ड पार्टी का प्रवक्ता अगर ये जस्टिफाई करे कि मूल्यों में गिरावट अगर है तो कोई बात नहीं है, समाज के साथ सब कुछ बदलता है। अगर पत्रकारिता के मूल्य इतने गिर गए हैं उनको मंजूर है, वो भी पत्रकार रहे, मुझे ताज्जुब है पत्रकार रह के कोई आदमी ऐसी बात कर सकता है कि पत्रकारिता के समय के साथ बदलते हैं, तो समय के साथ तो समाज भी बदलता है। तो फिर एक्सेप्ट करिए कि ड्रग्स जो है फिर बड़ी शराफत से एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वो भी गिरे हुए मूल्यों का निशानी का एक एग्जाम्पल है। और गिरे हुए मूल्यों का क्या, अरे अगर गांजा चरस में ही पकड़ना है तो कुंभ मेले में या माघ मेले में या जितने मेले होते हैं वहां जितने साधु आते हैं वो सब सुबह से शाम तक चरस और गांजा पीते हैं, कभी उनकी तरफ नजर नहीं पड़ी किसी की। अगर ये इतनी खराब चीज है, जो इससे मुझे लगता है इसके पीछे साजिश ये भी हो सकती है कि जो बड़ी ड्रग माफिया असली माने में है, कोकेन और हेरोइन और इस तरीके की तमाम चीजों में जो डील करते हैं, उनकी कोई बात चर्चा नहीं हो रही है आजकल, क्योंकि ये इसके पीछे मोटिवेशन है, इसके पीछे मकसद है। आप जवाब देने के लिए कॉलर है सर, प्रेम जी यू विल रिस्पॉन्ड, प्रेम जी यू विल रिस्पॉन्ड एंड गजेंद्र चौहान सर एक कॉलर है सर। राइट सर, नहीं प्रेम जी जवाब देंगे, खुद पत्रकार भी रहे हैं। प्रेम जी मैं आ रहा हूँ, एक कॉलर है जी कहाँ से हैं? मुझे ताज्जुब हो रहा है, कहाँ के पत्रकार रहे हैं? इस पत्रकारिता का हैसियत की है कि मूल्यों की गिरावट से भाई ऑफ कोर्स सर नमस्कार। राइट सर चिराग जी कहाँ से? चिराग जी आप कहाँ से? बहुत धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन अपने अशोक वानखेड़े जी से है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो और हमारे चिराग जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? चिराग जी कहाँ से हैं आप? आप हाँ, मैं ओहायो यूएसए से हूँ, अमेरिका से हूँ और मैं हर रोज फॉलो करता हूँ। अमेरिका से पूछे जी। मेरा सवाल अशोक, राइट सर सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। बहुत अच्छी पत्रकार है। आपको इतना ही बोलना था सर जी, सभी जगह पे ड्रग्स चल रहा है पर कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। अभी जो यहाँ पे जो मीडिया में चल रहा है कि भाई अभी पूरा दिन यहाँ चल रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अभी तो मालूम नहीं है बहुत बड़ी मछली बाहर आने वाली है, बहुत ही बड़ी। तो आप ऐसा मत समझो कि हम गरीबी का और या वो रोजगार का सब कुछ भूल गए हैं। और मैं इतना मानता हूँ कि भाई अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और मैं मीडिया को कोई भी दोष नहीं देना चाहता। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। राइट सर, राइट यूएसए से थे और इन्होंने कहा कि जो कुछ चल रहा है, यूएसए से कॉलर थे, उन्होंने कहा जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन प्रेम जी जवाब देना चाहते हैं। गजेंद्र जी, प्रेम जी के बाद में आता हूं आपके पास। जी प्रेम शुक्ला जी जवाब देना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी। देखिए शरद जी ने एक मुझ पर अनर्गल आरोप लगाया कि पत्रकारिता के गिरते हुए मूल्यों का समर्थन कर रहा हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप जहां खड़े हैं वहां से जो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि पत्रकारिता में परिवर्तन आ गया। शरद जी, आप मेरी पत्रकारिता की चिंता ही छोड़ दीजिए, मेरे को पत्रकार मत मानिए, क्योंकि मैं तो जो है मुखपत्रों का पत्रकार रहा हूँ। निष्पक्ष पत्रकार होने का मैंने कभी दावा ही नहीं किया। मैं तो पक्षपाती पत्रकार हूँ, एक पक्ष को लेकर खड़ा रहा हमेशा, जब भी खड़ा रहा। लेकिन आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप कृपा करके बताइए कि पिछले दशक में जब पत्रकारिता जो है दलाली करते हुए दिखाई दी, जब पत्रकारों ने जो है बंगले खरीद लिए लंदन में, जब पत्रकारों के बारे में टेलीफोन टेप्स आए कि रेडियो टेप्स में, नहीं तब भी मैंने बोला, नहीं तब नहीं बोल रहे थे आप, तब नहीं कहा पत्रकारिता मर गई। नहीं, मैं तब भी बोल रहा था। आप मुझे जानते नहीं, आप मुझे जानते नहीं। आप ये चीख रहे हैं महाराज, क्यों चीख रहे हैं साहब? आपका अधैर्य जो है बता रहा है क्या बहुत गलत विकेट, आपका अधैर्य बता रहा है। नहीं मुझे संस्कार में सिखाएं साहब। मैं पत्रकारिता किसी का गिरवी रख के नहीं रहा हूँ। मैं पक्षपाती, मैं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पक्षपाती व्यक्ति हूँ। मेरा पक्ष है अपना। मैं निष्पक्षता का पाखंड करके किसी की सुपारी नहीं बजाता। निष्पक्षता का पाखंड करके मेरी, हाँ, आप मानिए मत मानिए,
मेरा पक्ष है, मेरी विचार दर्शन है, मेरा पक्ष है, मेरा विचार दर्शन है। मैं निष्पक्षता का पाखंड करके सुपारी बजाने वाला पत्रकार नहीं हूँ कि निष्पक्षता का पाखंड करेंगे और दलाली करेंगे। कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, किसका बंगला बनेगा, किसका बंगला नहीं बनेगा। समय आ रहा हूँ गजेंद्र चौहान जी, गजेंद्र चौहान जी को राइट सर, राइट सर, राइट सर, गजेंद्र चौहान जी, गजेंद्र चौहान जी कुछ कहना चाह रहे थे। राइट सर जी, गजेंद्र चौहान जी, गजेंद्र चौहान जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात सर, देश सुन रहा है। गजेंद्र जी आप बोलिए। प्रतीक भाई, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। अगर पत्रकारिता भी बदल रही है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वो बदलाव अगर समाज को नुकसान पहुंचाता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है, हमारे जीवन मूल्यों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज बॉलीवुड की बातें की जा रही है, ड्रग्स रैकेट की बात की जा रही है, चुनिंदा लोगों की वजह से उन तमाम लाखों लोगों की, लाखों वर्कर्स की तरफ उंगली उठ रही है जो बड़ी ईमानदारी, मेहनत और लगन से इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। मैं मीडिया को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं, एक सवाल आपसे पूछकर, जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ब्रेक में जाकर आप उन्हीं की एड दिखाते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, उनसे बिजनेस करते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है मीडिया? इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। राइट, आपने पूछा, लेकिन कुछ जो बात आपने कही कि उनसे ऐड उनका क्यों दिखाते हैं, कुछ ये सवाल है जिसमें ये बात कही गई कि कॉमर्शियल से। ऑफकोर्स सर आप बिल्कुल दीजिए, आप बिल्कुल जवाब दें। कॉमर्शियल है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि रिन्यू नहीं किए गए हैं, और वो भी खबरों में है कि रिन्यू नहीं किए जाते हैं। तो ये भी एक सवाल है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट अब रिन्यू नहीं होंगे आगे, तो वो भी एक सवाल है। विशेषण जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, आप मीडिया हिम्मत रखे उन एड्स को बंद कर दे फौरन। अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर उन कलाकारों के ऊपर आरोप लगे हैं, सारे कलाकार, गजेंद्र जी, सारे कलाकार, सारी इंडस्ट्री, मैं मानता हूँ सर, मैं मानता हूँ। मुझे बता दूं जी शेषनाथ जी, जो दिखाया जाता है प्रदीप और प्रतीक, वो पत्रकारिता नहीं है, वो तो विज्ञापन है। उसके लिए हम पत्रकार थोड़े जिम्मेवार हैं, उसका पत्रकार। लेकिन सर आप उन कलाकारों के खिलाफ काम तो कर रहे हैं ना, उनके अगेंस्ट आवाज तो उठाते हैं ना। नहीं करते, हम तो कभी हम तो सच्चाई दिख रही है उसको आपको बता रहे हैं। नहीं भाई, देखिए आप एक अशोक वानखेड़े कुछ कहना चाहते हैं? अशोक वानखेड़े जी, एक मिनट का। गजेंद्र जी मैं आपकी बात मानता हूँ, गजेंद्र जी मैं मानता हूँ आपकी बात, गजेंद्र जी बात मानता हूँ मैं आपकी, वरिष्ठ। मैं आ रहा हूँ सर जी, अशोक वानखेड़े कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक वानखेड़े। देखिए गजेंद्र जी, अशोक वानखेड़े, अभी आरोप लगे, अभी यदि कोर्ट में आरोप साबित नहीं हुए तो उनके विज्ञापन बंद करने वाले मीडिया कौन? सबसे पहला सवाल ये। आरोप जब स्थापित हो जाएंगे तो एड कंपनियां ही उनको विड्रॉ कर लेगी और किसी को करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मेरा अशोक जी आप बहुत गुणी और विद्वान पत्रकार हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उनसे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पे हिम्मत रखिए। एक सेकंड, पत्रकारिता और बिजनेस में फर्क है गजेंद्र जी, समझने की कोशिश करिए। आरोप भ्रष्टाचार का भी लगता है नेताओं पे, इसके मायने ये नहीं है कि आप विज्ञापन पत्रकारिता का हिस्सा नहीं है। सवाल वो नहीं है। अरे भैया हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो आरोप तो सरकार लगा रही है। नहीं, जांच एजेंसी ने लगाए, जिसने भी आरोप लगाए और मीडिया गजेंद्र जी आपने सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है गजेंद्र जी अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है, और ये पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, ये सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। कॉलर है जो पूछा जाए, अशोक वानखेड़े जी आप क्लियर करिएगा। अशोक वानखेड़े जी बिल्कुल क्लियर करिएगा, मैं आपको मौका दे रहा हूं। ऑडियो में आपकी प्रॉब्लम है अशोक जी, आपकी ऑडियो में सही है, आरोपित होने पे वो लोग नहीं रहेंगे। दूसरी जो प्रेम शुक्ला जी ने बात कही कि लोग क्या कर रहे थे जब भ्रष्टाचार हो रहा था, तो प्रेम शुक्ला जी एक बात बता दूं, ये वही मीडिया है जिन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करके बीजेपी को सत्ता में लाया है। मीडिया हमेशा पूछता है, तो सत्ता को सवाल पूछने के बाद कुछ सत्ताधीश इतने असहाय हो जाते हैं। मैंने ये वही कहा, फिर आप प्रिंट कर रहे हैं मेरी बात को। मैंने ये कहा कुछ पत्रकार धंधा कर रहे थे, मैंने सारे पत्रकारों को धंधेबाज नहीं कहा, सारी मीडिया को दोष नहीं दिया, कृपया आप मेरा गलत उत्तर न दें। मैंने सारे पत्रकारों को धंधेबाज नहीं कहा, लेकिन कुछ पत्रकार धंधेबाजी किए कि नहीं किए, और उन धंधेबाजी पत्रकारों के खिलाफ खुलकर झंडा कितने लोगों ने उठाया? प्रतीक जी खूब उठाया,
राइट, सचिन सबसे कम बोले, सचिन सावंत सबसे कम बोले। मैं आपको सचिन में आ रहा हूँ, सचिन आ रहा हूँ। एक कॉलर है कहाँ से? प्लीज कॉलर को दीजिए, कॉलर को दीजिए। आप अपने विचार जरूर रखते थे, आप बिलों का बेट नहीं मारते थे। राइट सर, अशोक जी बिल्कुल ठीक। महेंद्रनाथ जी सवाल। जी सर, मेरी आवाज जा रही है? महेंद्रनाथ जी सवाल आपका। हाँ जी सर, जी आ रही है, आप सवाल पूछिए फटाफट। हाँ सर जी, 23 मई 2014 को सर, हाँ 23 मई 2014 को मोदी साहब ने शपथ लिया। 27 मई 2014 को मैंने किसी विभाग के मतलब मंत्रालय के लिए लिखा कि उसमें लाखों रोजगार मिल सकते हैं और करोड़ों रुपए डेली सरकार की इनकम हो सकती है। मैं गोपनीय ढंग से बता रहा हूं सर। तो फिर हुआ क्या, कुछ दिन बाद मुझको मैसेज आया कि हाँ आप मतलब संबंधित मंत्रालय को डिपोस्ट कर दिया गया। फिर इसके बाद में कुछ मतलब दिनों के बाद में वापस आया मेरे पास उस मंत्रालय से कि आप गलत हो, ये सब यहाँ सही हो रहा है। अब मेरा चैलेंज है, आज भी चैलेंज है। अभी तुम मतलब मैं खुल के नहीं बता सकता, ना अपना पता ना कुछ, मजबूरी है। मेरा चैलेंज है, आज भी सिस्टम में भ्रष्टाचार है सर, कोई सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। सिस्टम बदलिए। और रोजगार तो साहब सड़क पे भी रोजगार है, अगर सरकार पैदा करना चाहे तो। योगी महेंद्रनाथ जी सवाल छोटा, मैं सबसे कह रहा हूं, सवाल छोटा रखें, पॉइंटेड रखें। आपकी बात वहां तक जरूर पहुंची होगी जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। आपकी बात वहां सुनी भी गई है, रजिस्टर्ड भी हुई है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब कहते हैं कि हम जनरेट कर सकते हैं, तो एक पूरा एक जिसे कहते हैं ना कि एक योजना विभाग है, उसमें वो जाती है, उसमें उसकी वायबिलिटी देखी जाती है, कितनी बड़ी आपके पास योजना है या नहीं है, तमाम सारे पहलुओं पर उसको देखा जाता है। लेकिन आपकी बात जरूर वहां तक पहुंची होगी। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आता हूं। आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को सीधे बढ़ाएंगे बगैर वक्त गवाए। मैं सीधे डिबेट के पास आना चाहता हूं, डिबेट में जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कॉलर से कहना चाहता हूं कि प्लीज अपना सवाल छोटा, पॉइंटेड रखें, जिससे बहुत सारे लोग अपनी बात कह सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी बात पहुंच ही नहीं पाई और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। जी कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा। सचिन सावंत जी सबसे कम बोले हैं। जी सचिन जी, और फिर मैं आपके पास अशोक जी, मैं उसके बाद आता हूं आपके पास। सचिन सावंत जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। शेष नारायण जी के बाद मैं बहुत आदर करता हूं और उन्होंने कहा कि अगर ड्रग एंगल में कोई जांच हो रही है तो इसमें आपत्ति की क्या है। हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन हर वक्त एक नया ऐसा जो मुद्दा आपके सामने आ जाएगा और ये भयंकर बड़ा मुद्दा है और इसका हल निकालना बहुत देश के लिए आवश्यक है, ऐसा कहा जाएगा और ये बार बार होते जाता है। देखिए आप, सुशांत सिंह मृत्यु हुई, सुशांत सिंह की मृत्यु का हल निकालना बहुत आवश्यक हुआ, लेकिन इस देश में बाकायदा हजारों मृत्युएं हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन जहां तक बात है कि हर वक्त एक नैरेटिव बदला जाता है। अब सीबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, वो पीछे रह गया मुद्दा। अब ड्रग एंगल बहुत बड़ा हो गया और ड्रग एंगल का हल निकालने के लिए हम लोग लग गए। मूल मुद्दों से भटकाने के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं। जहां तक बात है कि आज की परिस्थिति में एक ऐसा ड्रग दिया जा रहा है लोगों को कि जिसमें लोगों का ध्यान बटा रहे। तो सचिन जी, इसके लिए दोषी तो पत्रकार हुए। सचिन जी, इसके दोषी पत्रकार हुए या सरकार हुई? सरकार तो नहीं हुई, पत्रकार हुई दोषी। आज तो दोषी हुए, सरकार। अफसोस की बात है कि सरकार के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा मीडिया का वर्ग गया है, जो आज का टीआरपी निर्धारित करता है, आज की दिशा निर्धारित करता है, आज का मुद्दा निर्धारित करता है। अशोक वानखेड़े जी, नो प्लीज आंसर। अशोक वानखेड़े जी, नो प्लीज आंसर कि मीडिया के ऊपर दबाव है। जी अशोक वानखेड़े जी, नो प्लीज आंसर। साहब जी, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था, रिया का केस चल रहा था, ये सारे केसेस मीडिया में चल रहे थे। लेकिन जब 23 लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करके जो पत्र लिखा, उस पत्र को भी मीडिया में बहुत जगह मिली। 3 दिन तक लगातार मीडिया उसी की चर्चा करता रहा। तो आपकी सीडब्ल्यूसी में क्या हो रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहा है, सोनिया गांधी क्या कर रही है, गुलाम नबी क्या बोल रहे हैं, ये तमाम चर्चाएं चलती रही। आपके यहाँ पे भी लगातार आपके नेता विद्रोह का सूर लेते रहे, बात करते रहे, बात होती है। आप मीडिया को भी ऐसा मत कहिए कि वो एजेंडा ड्रिवन है। एजेंडा ड्रिवन तो हमेशा ही रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो क्या कांग्रेस ने ऐसा कभी प्रयास नहीं किया कि वो मीडिया को इन्फ्लुएंस करे? कांग्रेस के टाइम पे तो मीडिया के खिलाफ बिल लाने का प्रयास किया था राजीव गांधी के समय, जो सब मीडिया ने इकट्ठा होकर निकाला दिया था। कांग्रेस के समय तो इमरजेंसी लागू हो गई थी, जहां मीडिया को तो बिल्कुल जिस हिसाब से गला दबा दिया गया था, शायद इस देश के इतिहास में नहीं हुआ।
प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न वो है कि आज आप विपक्ष भी क्या कर रहा है, विपक्ष का जो रोल आपको अदा करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ रहा है। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि आप हम मीडिया उनके हाथ में खेल रहा है। मीडिया पे आरोप हमेशा लगेंगे। यदि ये बीजेपी की साइड ली तो बोलता है कांग्रेस, दिन में यदि मैं 4 चैनल पे जाता हूं तो सुबह मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता अशोक जी, बहुत आपके बारे में आदर है मुझे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि 2014 की पहले की परिस्थिति और आज में बहुत अंतर है, ये जनता भी जानती है। किस तरह से आज के सवालात आते हैं, किस तरह के विपक्ष को कैटेगरी में रखा जाता है, यह है। और ये बहुत हद तक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ द मीडिया कर रहा है, ये निश्चित तौर पर बात है। आज की परिस्थिति और 2014 की पहली स्थिति में मैं नहीं कहूंगा कि 2014 में कोई नहीं था एजेंडा ड्रिवन हुए हैं, आपकी भी बात रखी गई है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप उन सवालों को उठाइए, जोर शोर से उठाइए, क्या ताकि रिया का भी इशू खत्म हो जाए। आप मीडिया बिक गया करके बार बार मत कहिए। आप सत्ता में आते हैं, बीजेपी कहती है मीडिया बिक गया, बीजेपी सत्ता में आती है, आप कहते हैं मीडिया बिक गया। हम क्या मंडी में बैठे हुए लोग हैं क्या? हम कहाँ बिके हुए हैं? आज इस जगह पे कौन सा ऑब्जेक्शन चल रहा है? आज यहाँ कॉलेज के कॉल करके क्या बात है, वाह अशोक वानखेड़े जी, क्या बात है। अशोक जी क्या बात है, आपने कहा अशोक वानखेड़े जी ने एक सेंटेंस बोला कि क्या हम लोग, क्या मीडिया के लोग मंडी में बैठे हुए लोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अशोक जी, अशोक जी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। क्या मीडिया के लोग मंडी में बैठे हुए लोग हैं? क्या मीडिया के लोग मंडी में बैठे हुए लोग हैं? ऑफकोर्स हम आता हूं, मैं आ रहा हूं, प्रधान जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सर सावंत जी आई विल कम टू यू सर, आई विल कम टू यू। मैं बगैर आपसे पूछा शो नहीं बंद करूंगा। लेकिन बहुत आसान है कहना कि मीडिया के लोग एजेंडा से ड्रिवन है, बहुत आसान है। सचिन जी मैं आता हूं आपके पास, मैं खुली डिबेट करा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम होता कौन कॉलर कहां से बोलेगा, लेकिन अहमदाबाद से कॉलर है, बोलना चाहते हैं कुछ। जी अहमदाबाद से जी। हाँ जी सर बोलिए, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है, वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं उनके लिए मेरा सवाल है। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो पूरा टॉपिक उनके ऊपर चल रहा था, और फिर जब ये जेएनयू हुआ, जामिया हुआ, ये शाहीन बाग हुआ, तब सारा टॉपिक उसके ऊपर चल रहा था। तब आप लोग क्यों तब उस देश की समस्या सारी हल हो गई थी, तब 24 घंटा सब चल रहा था, उसी के ऊपर टॉपिक बात हो रहा था। तब आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे कि ये सब नहीं होना चाहिए, देश की समस्या पे बात होनी चाहिए? तो क्या इस समय में देश की समस्या नहीं हो रही थी? ये तीनों वरिष्ठ पत्रकार मेरे को इस बात का जवाब दीजिए प्लीज। राइट सर, शरद प्रधान जी पहले जवाब देंगे। शरद प्रधान जी, देखिए बिल्कुल जायज सवाल है, लेकिन उसका जवाब उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि शायद उन्होंने उस समय गौर से देखा नहीं है। मीडिया में उसका क्रिटिसिज्म हुआ है जहां और तमाम पत्रकार थे जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि खाली एक ही चीज पे फोकस क्यों है। तब भी ये बात आई थी कि शायद इसलिए किया जा रहा है कि जो मेन मुद्दे हैं, मेन इश्यूज हैं, उनसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। तब भी ये बात आई थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार किया जा रहा है ये कि क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर चला गया है। तब भी क्रिटिसिज्म हुआ है, आज भी हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई भारतीय पत्रकारिता का इतिहास में कि लोग बिल्कुल पागलपन पे उतर आए और इतने ज्यादा पार्टी बन जाएं। मैं मीडिया वाले एक वन साइडेड एक रोल बिल्कुल जैसे ऐसा चला आ रहा है कि लगता है कि वो उसी पार्टी का हिस्सा है, उसे पार्टी के। मैंने तो देखा है कुछ लोगों को पार्टी के स्पोक्समैन को कहते हुए कि साहब इस तरीके से तो हम भी नहीं बोल सकते, कि ये हालत है। इससे ज्यादा गिरावट नहीं मुमकिन है, मुझे नहीं लगता है कि अब मैंने जैसा कहा कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ एंकर्स इस तरह से बोलते हैं पागलपन से कि लगता है वो जी रोकूंगा। जी सर, राइट सर, you have said this word, you have said this sentence। सर मुंबई से एक कॉलर है सर, मुंबई से एक कॉलर है, ले लेता हूं सर, मुंबई से कॉलर है जी। प्रतीक जी नमस्ते। राइट सर, बोलिए, सवाल पूछिए। प्रतीक जी नमस्ते सर। सर ये जो आपने पत्रकारिता पे जो शो किया था ना, आपने जो पत्रकारिता पे जो शो किया था ना, बेस्ट एंड बेस्ट शो किया आपने, राइट सर, पत्रकारिता के ऊपर। और यहाँ पे जो चैनल अपने आप को नंबर 1 कहते हैं वो आज गर्द में है। सर वो कोई रेस मत खींचिए, मैं तो किसी रेस में शामिल नहीं हूं। मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, कहीं से करेक्शन और कहीं से नैरेटिव की बात, जिसको अशोक वानखेड़े कहना चाह रहे थे। सर पहले मैं आ रहा हूं, अशोक जी आ रहा हूं आपके पास। शेषनारायण जी कुछ कहना चाह रहे थे ना अशोक वानखेड़े जी? मैं शेषनारायण जी आपको सर आ रहा हूं, अशोक जी आ रहा हूं
जो पत्रकारिता के 2 मिनट है सर मेरे पास। मानदंडों की बात की थी, एक ही लाठी से सबको हाँकने की जरूरत नहीं है। हर दौर में होता यह है कि जब सत्ता की चाकर पत्रकारिता हो जाती है, चाहे जिस दौर में हो, और हमने तो 1975 में 26 जून 1975 की पत्रकारिता भी देखी है, जबकि इंदिरा गांधी ने लोगों को झुकने के कहा था, लोग रेंगने लगे थे। वही पत्रकार थे, लेकिन उस दौर में भी कुछ लोग खड़े रह गए थे सीधे। तो हर दौर में पत्रकार होते हैं और वो सीधे खड़े रहते हैं, वो अपना काम करते हैं। आज तो टेलीविजन से और अखबारों में अशोक वानखेड़े जी, गुजरात के कॉलम में अशोक वानखेड़े जी प्लीज कंप्लीट। गुजरात के राइट कॉलम ने सर, कहा अशोक वानखेड़े कि 70,000 ही चल रहे थे, लेकिन अन्ना हजारे ने अपना इश्यू नहीं उठाया था। अन्ना हजारे ने देश में चल रहे तमाम भ्रष्टाचारों को इकट्ठा करके एक बिल लाने की बात कही थी और पूरा देश उसके साथ जुड़ गया। तो अन्ना हजारे का आंदोलन हो या जयप्रकाश जी का आंदोलन हो, इसको आप एक एजेंडा ड्रिवन नहीं कर सकते। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को तोड़ना बहुत ही बिल्कुल नहीं। फिर भी कहता हूँ, पत्रकारिता आज हर जगह में, बॉलीवुड में सब ड्रगिस्ट नहीं है, तो पत्रकारिता में भी सब बिके हुए नहीं है। इसीलिए जब पॉलिटिकल पर्सन ये गजेंद्र चौहान लास्ट 30 सेकंड, गजेंद्र चौहान लास्ट 30 सेकंड। देखिए, मैं गजेंद्र चौहान लास्ट 30 सेकंड, गजेंद्र चौहान जांच एजेंसी को बधाई देना चाहता हूं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पूरा सुशांत सिंह मामला डाइवर्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। सीबीआई से शुरू होके ईडी से होते हुए ये एनसीबी तक पहुंचा है, और एनसीबी की जो जांच है, उन्होंने पहले छोटे ड्रग पेडलर्स को पकड़ा, उसके बाद अगले स्तर पे गए, उसके बाद अगले स्तर पे गए। और मैं आपके चैनल पे एक बार कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में देखेंगे कि इसमें कौन कौन इस घेरे में आता है। तो ये जो जांच चल रही है, ये नेटवर्किंग होके वहीं घूम के आएगा, जहां से पता चलेगा कि ये किस तरह से ये प्लान किया गया। प्रेम शुक्ला जी लास्ट वर्ड, प्रेम शुक्ला जी लास्ट एंड प्रेम शुक्ला जी देखिए प्रेम शुक्ला जी, हर दौर में जो है खड़े रहने वाले, घुटने पे रेंगने वाले, घुटने पे चलने वाले, रेंगने वाले हर दौर में रहे हैं। लेकिन आज के दौर में जितनी स्पष्टता से, जितना मुखरता से पत्रकारिता को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है, ऐसा अवसर कभी नहीं था। 2014 के पहले अहमद पटेल के टेलीफोन पर मैंने स्टोरीज ड्रॉप करने के 100 उदाहरण भेज दूंगा, 100 उदाहरण। अहमद पटेल का फोन जाता था, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। कई बार होता है, ऑफकोर्स मुझे मालूम है, कई बार होता है। सचिन सावंत जी कई बार होता है कि शब्द नहीं कहते, जिसे हम लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म में बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत कन्वे कर देती। जो आपने मुस्कुराया तो आपकी बात मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ कन्वे हो गई। आज अभी इतना, लेकिन कल जब हम मिलेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता से बात शुरू करेंगे। आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स की कौन सी खिचड़ी पक रही है? ड्रग्स मंडली की जांच के मामले में 150, जी हां 10, 20, 50 नहीं, 150 से ज्यादा नाम